के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसका कि नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, इसका आज 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें कि हमने क्रमबद्ध तरीके से इसको बताया है। इसी सीरीज में हेडिंग है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया था और हमने ये बताया था प्रत्येक वस्तु का अपना सेंटर ऑफ मास अवश्य होता है। सेंटर ऑफ मास पर या एक जो सेंटर ऑफ मास होता है उस बिंदु पर उस वस्तु का पूरा भार निर्भर करता है। जिस प्रकार से वह गति करता है उसी प्रकार से उस निकाय के सारे कण भी गति करते हैं। वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के अंतर्गत ही हमने क्या किया था, पोजीशन निकाली थी, उसकी पोजीशन वेक्टर निकाले थे सेंटर ऑफ मास के। इसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की गति, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में बताएंगे किस प्रकार से गति करता है। यानी कि हम यहाँ पर वेग की गणना करेंगे, उसी के क्रम में हम क्या करेंगे, उसका त्वरण और बल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, निकाय में एक ऐसा बिंदु जो उसी प्रकार गति करता है जिस प्रकार निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान का अकेला बिंदु कण उन्हीं बाह्य बलों के अंतर्गत करता है जो निकाय पर लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात वही आ रही है कि निकाय के अंतर्गत एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी की गति उसी प्रकार होती है इसी प्रकार अन्य कणों की गति होती है, लेकिन उस बिंदु पर क्या होता है, उस वस्तु का पूरा भार निर्भर करता है। भार जब निर्भर करता है, अगर हम किसी हथौड़े से उस पर प्रहार करें तो वो समान रूप से दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, माना निकाय में n कण है। एक ऐसा निकाय लिया गया है जिसमें कि उसके अंतर्गत कणों की संख्या वो है n है, जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3, mn है। और द्रव्यमान हमारे क्या है, m1, m2, m3, m4। और जो हमारा मूल बिंदु है उससे दूरियां तथा स्थिति वेक्टर r1, r2, r3, rn हो। तो और इसकी जो दूरियां हैं मूल बिंदु से m1 के लिए r1, m2 के लिए r2 और m3 के लिए r3 है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो RCM बराबर 1/m, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn। ये हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, इसको हमने ड्राइव करके बताया था कि कैसे हमने इसको निकाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था निकाय के अंतर्गत n कण है, यानी एक निकाय है जिसमें कि कणों का समूह है, उन कणों को n माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, RCM बराबर, हमने यहाँ पर इसको ये निकाला है, यहाँ पे RCM बराबर 1/M। अगर हम इसको क्या करें, योग के रूप में लिखें, जब योग के रूप में लिखें तो समेशन लगाना पड़ेगा, I बराबर 1 to n mi ri। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में योग के रूप में लिख दिया है। अगर I का मान 1 लेंगे तो m1 r1 प्लस m2 r2 और लास्ट में हमारा n जाएगा तो mn और rn हो जाएगा। समय t के साथ अवकलन करने पर, देखिए यहाँ पर अगर समय t के साथ इसका अवकलन किया जाए, अवकलन जब करेंगे, देखिए अवकलन क्या करेंगे, क्योंकि ये तो योग वाला टर्म है, अवकलन करेंगे तो किस पद का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा drcm अपॉन dt इक्वल टू 1/m कैपिटल M इंटू में m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt। ऐसे ही m3 के लिए भी होगा और लास्ट में हमारा जो आएगा वो आएगा mn drn अपॉन dt, यानी कि n पद के लिए जो आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वेक्टर rn पद है या rn कण है उसके पोजीशन वेक्टर है, उसके सापेक्ष हम क्या करें, इसका अवकलन कर दिए। देखिए dr अपॉन dt ये क्या होता है, ये वेग हमारा है, क्योंकि dr अपॉन dt क्या बन जाता है, वेग घटक बन जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, वेग का मान हो जाएगा, यानी कि bcm। देखिए drcm अपॉन dt ये भी हमारा वेग बन गया, यानी कि ये हो गया bcm बराबर 1/M m1 b1
प्लस M2B2 और लास्ट में आ जाएगा हमारा Mn और Bn। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वेग का पद हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, और जब भी पोजीशन वेक्टर का समय में परिवर्तन होता है तो वो वेग कहलाता है। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया, BCM बराबर 1/M समेशन I इक्वल टू 1 to n MI/BI। जैसे यहाँ पे MI/RI था, यहाँ पे क्या हो गया MI/BI। हमने पहले बताया था कि m हमारा क्या होता है, स्थिर मान है, वेग हमारा क्या है, ये पोजीशन वेग, ये हमारा वेग को बता रहा है और इसके साथ में क्या डायरेक्शन बता रहा है, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर इसको लैंग्वेज के रूप में लिखें तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, क्योंकि P बराबर mv होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा संवेग होता है वो मास और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है, सिस्टम के अंतर्गत संपूर्ण इसका क्या है, रेखीय संवेग है, और अपॉन में क्या है, कैपिटल M निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान। जो निकाय है उस निकाय का द्रव्यमान जो है, टोटल द्रव्यमान है, वो कहलाएगा कैपिटल M, जहां BCM द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब यहाँ पर देखिए जो BCM है वो क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग, क्योंकि वेग के सापेक्ष हो रहा है, तथा BI आयवे कण का वेग है। ये जो BI आया ये क्या है, आयवे कण का वेग। हमारा क्या है, आयवा कण क्या है, जो I का मान लिया गया है 1 to n तक। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, आयवे कण का वेग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर वेग निकाल लिया, अब वेग के साथ क्या करेंगे, हमें चाहिए साथ में क्या, अगर हम त्वरण निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पुनः इसका अवकलन कर दें। तो यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर, जब इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा dBCM/dt 1/m। अब देखिए यहाँ पे m1 है, m1 dB1/dt प्लस m2 dB2/dt। इसी क्रम में जब लास्ट में जाएंगे तो हमारा mn और dBn/dt ये वाला पद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए जो कैपिटल M है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, और ये हो गया MACM इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2, और लास्ट में हमारा आएगा MN और AN। MACM इसको फिर हमने समेशन की फॉर्म में दिया, समेशन क्या लगाया, I बराबर 1 to n, और यहाँ पे हो गया MI/AI। हमने क्या किया, समेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया। यहाँ पर देखिए जो हमने मान यहाँ पर लिखा है ये हमारा क्या है, MI/AI है। I का मान अगर 1 लेंगे तो M1A1, 2 लेंगे तो M2A2, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा MN/AN आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा मान है ये बराबर क्या है, F बराबर ma। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूटन के द्वितीय नियम से, पहले कण पर बल, अगर हम पहले कण की बात करेंगे, क्योंकि न्यूटन का सेकंड नियम है वो व्यापक नियम है, और हमने बताया था कि न्यूटन का सेकंड नियम मैकेनिक्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी सहायता से आसानी से फर्स्ट नियम को निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसी नियम का यहाँ पर उपयोग कर दिया। जब इस नियम का यहाँ पर उपयोग करेंगे और पहले कण के लिए इसका उपयोग करेंगे तो F1 बराबर हो जाएगा MA1, तथा इसी प्रकार अन्य कणों के लिए जो हमारे अन्य कण हैं, सेकंड कण होगा वो हो गया F2 बराबर MA2, F3 बराबर हो गया MA3, और लास्ट में हमारा n कण हो जाएगा तो वो हो जाएगा MAN हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य कणों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ पे मान रखा MACM इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, और लास्ट में हमारा क्या हो गया FN, यानी n कणों का द्रव्यमान। अगर इसको समेशन में लिखें तो समेशन में आएगा I बराबर 1 to n FI। अगर हम I का मान 1 लेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर FN आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा FI है ये क्या है, ये लगने वाला बल है। बल कैसा है, बाह्य बल है। यहाँ पर देखिए अब समेशन I इक्वल टू 1 to n FI इक्वल टू कैपिटल F, सभी कणों पर लगने वाले बाह्य बलों का योग है, यानी सभी जितने भी कण हैं उन पर जो लगने वाला क्या है, ये बाह्य बल है, उनका योग है। इसके अलावा देखिए MACM बराबर
कैपिटल एफ, यानी कि सभी कणों पर लगने वाला बल है। अब देखिए यहाँ पर एम क्या है, उस निकाय का कुल द्रव्यमान। इसके अलावा देखिए एसीएम क्या है, द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला त्वरण है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर MACM बराबर F, ये हमने यहाँ पर क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सभी कणों पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर MACM होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पे क्या करते, यहीं पर कोई कंडीशन लगा दे, यदि जो बाह्य बल है उसका मान 0 हो जाए, यदि F इक्वल टू 0, अगर F इक्वल टू इसका मान 0 हो जाएगा तो ACM इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान, जब इसका मान 0 हो जाएगा तो ACM का मान, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण है, त्वरण कहाँ का त्वरण है, सेंटर ऑफ मास का त्वरण, तो सेंटर ऑफ मास का त्वरण अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो वेग है सेंटर ऑफ मास का वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा, नियत मान हो जाएगा। और नियत मान हो जाएगा, अब क्या कहेंगे, सभी बाह्य बलों का सदिश योग 0 होता है, सभी बाह्य बलों का सदिश योग 0 होता है। तो ये बाह्य बल है, इसका योग क्या हो गया, 0 हो गया, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। यदि बाह्य बलों का मान 0 होता है तो वेग जो है उस समय क्या होता है, नियत हो जाता है। जब वेग नियत हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसी के अंतर्गत रेडियो एक्टिव क्षय से विभिन्न कण विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशाओं में पलायन करते हैं। जब रेडियो एक्टिव क्षय होता है तो क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, कण निकलते हैं और बहुत तेजी से क्या होता है, सभी दिशाओं में पलायन करते हैं। ये रेडियोएक्टिव डिके की घटना होती है, परंतु अनेक द्रव्यमान केंद्र, तो परंतु उनके द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास, उसका वेग नियत रहता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ही होता है, एक से अधिक सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। इसका जो वेग है वो कैसा होगा, नियत होगा। वो अलग बात है कि अलग दिशाओं में गया, अलग दिशाओं में गया, कम दूरी गया, वो अलग बात है, लेकिन वेग कैसा है, नियत है। और जब वेग नियत होगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर जब बाह्य बल का मान 0 किया तो हमारा क्या हो गया, वेग नियत हो गया। वेग नियत होगा, इसका मतलब क्या है, जो सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला त्वरण है वो हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंतर्गत हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वेग और त्वरण, और साथ में क्या हुआ, बाह्य बल के बारे में बताया। यदि बाह्य बल 0 होगा तो हमारा वेग कैसा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, जो हमने निकाला है, अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म के सबसे पॉपुलर फॉर्म होती है, और कार्टेशियन में हम लोग जानते हैं कि RI बराबर होता है IXI प्लस JYI प्लस KZI। जनरली R बराबर होता है XI प्लस YJ प्लस Z में। यहाँ पे I लगा हुआ है इसलिए X में I लगा दिया, Y में I लगा दिया, Z में I लगा दिया। और RCM बराबर IXCM प्लस JCM प्लस KZCM, इसमें भी CM लगा हुआ है तो साथ में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे CM लगा दिया, क्योंकि इसके घटक में वेक्टर नहीं लगता है, ये हमने पहले ही बताया है। ठीक है, इसके द्वारा अगर हम मान जो हमने निकाले हैं पोजीशन वेक्टर, तो FCM बराबर क्या, 1/M समेशन I इक्वल टू 1 to N MIXI। ध्यान हो, पीछे हम लोगों ने निकाला था RI, निकाला था RI में सम्मिलित है, क्योंकि RI बराबर हमने यहाँ पे बताया IXI प्लस JYI प्लस ZKI। जैसे हमने XCM निकाला ऐसे ही YCM भी निकाल सकते हैं। YCM बराबर क्या, 1/M समेशन I इक्वल टू 1 to N MIYI। इसी प्रकार ZCM बराबर 1/M समेशन I इक्वल टू 1 to N MI और ZI, यानी कि XCM, YCM और ZCM के मान निकाल सकते हैं, इस जो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बताया है। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट हैं, हमने कंपोनेंट के मान भी निकाले। इस प्रकार से हमने सेंटर ऑफ मास के अंतर्गत मोशन की गणना की, और साथ में क्या किया, यहाँ पर जो बल है बाह्य बल की उपस्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, वेग कांस्टेंट होता है,
इसको भी साथ में फाइंड आउट किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करते हैं और इसी के आगे का जो है वो क्रम बताएंगे। आज इतना ही।